चल गया, ठीक। हाँ, तो स्कंदगुप्त समझ में आ गया, बिहार का अभिलेख स्कंदगुप्त ने लिखवाया था, ठीक है। ये अष्टमक योगी का इसका प्रयोग मिला है। अगले अभिलेख की बात करते हैं फटाफट। देखो, देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख किसने लिखवाया था? देखो, बांग्लादेश में मिला था। ये कहाँ है स्थित? बांग्लादेश, ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख अगर पूछेगा कहाँ स्थित है तो आप कहाँ बताओगे? बांग्लादेश। देखो, इसमें सेन वंश के शासकों के विजय का उल्लेख है। सेन वंश, सेन वंश के शासकों का उल्लेख है। सेन वंश के शासकों का क्या है? उल्लेख है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। कहाँ मिलेगा देवपाड़ा? तो आप बता दोगे बांग्लादेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बांग्लादेश में। ग्वालियर अभिलेख लिखो, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर, ग्वालियर लिख लिया। ग्वालियर अभिलेख कहाँ है? ये ग्वालियर का पता कहाँ है? ये लिखो, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है ये स्थित? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अभिलेख में किसका उल्लेख मिला है? तो फटाफट लिख लो, प्रतिहार शासक भोज का मिला है। प्रतिहार शासक था, प्रतिहार शासक भोज, नाम सुना होगा, राजा भोज। हाँ, तो ग्वालियर के अभिलेख में मिलता है, यही थे वो। मदसौर अभिलेख लिखो अगला, मदसौर अभिलेख, मदसौर अभिलेख का मिला है। तो मदसौर अभिलेख लिखो, एमपी में ये भी है। कहाँ है ये? एमपी में है। किसका मिला है उल्लेख? लिखो, मालवा शासक यशो बर्मन का मिला है। मालवा शासक यश बर्मन, शासक का नाम क्या था? यश बर्मन। मालवा शासक यश बर्मन का उल्लेख मिला है। सही है। तो ये तो आपके क्या रहे? अभिलेख रहे। क्या रहे? अभिलेख। अब हम लोग बात करते हैं स्तंभ लेख कौन कौन से हैं। लिखो, डालो स्तंभ लेख। ये तो आपके अभिलेख थे। अभी मौर्य काल के नहीं पढ़ा रहे हैं हम, ध्यान रखना। अभी पहले जो मैं छोटे छोटे वाले हैं ना, उनको पढ़ा ले रहे हैं। तो स्तंभ लेख बताइए क्या होंगे? स्तंभ लेख, पहला स्तंभ लेख बताइए। स्तंभ लेख लिखिए, मेहरौली, मेहरौली, मेहरौली स्तंभ लेख। बताओ कहाँ है? सबसे पहले यही पूछेगा। स्तंभ लेख तो लिखो, दिल्ली में है ये। स्तंभ लेख आ गए सारे, ध्यान रखना। अब स्तंभ लेख की बात करेंगे हम लोग। तो मेहरौली स्तंभ लेख जो है वो कहाँ स्थित है? पुरानी में। लिखो इसे, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड लिखवाया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने, जिसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं, विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त सेकंड लिखवाया था कौन? मेहरौली स्तंभ लेख लिखवाया था, ठीक है। इसकी खासियत है ये लोहे का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? लोहे का, यानी कि आयरन का बना हुआ है, लोहे का। लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगी है, ध्यान रखना। जंग, इस पर जंग नहीं लगी। लोहे के होते हुए भी इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। दिल्ली किसी चौक पर है मेहरौली में, मेहरौली के आसपास। मेहरौली है, मेहरौली पड़ता है दिल्ली में कहीं? हाँ, वहीं आसपास है ये, ठीक है। इसमें लिख लो आगे, जंग नहीं लगा। ये अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। पूछ रहा है रासायनिक गुण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है?
रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। ये रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। अगले को मथुरा स्तंभ, मथुरा स्तंभ मेहरौली याद रखना, दिल्ली में है, ये ध्यान रखना है आपको। किसने लिखवाया था? तो आप ध्यान रखना किसने कहा था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख, सॉरी हाँ स्तंभ लेख है, ये ध्यान देना। अगर हम लिख गए तो ध्यान रखना इसका। स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बताइए मथुरा स्तंभ लेख है तो कहाँ होना चाहिए इसको? कहाँ होना चाहिए? हाँ लिखो, यूपी में है ये, मथुरा यूपी में है ना, तो ये यूपी में है। किसने लिखवाया था इसको? लिखते चलो फटाफट। किसने लिखवाया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने लिखवाया था इसे भी। चंद्रगुप्त सेकंड ने। सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है ये। सहिष्णुता, सोचेगा सहिष्णुता से संबंधित कौन सा स्तंभ है? तो आपको मथुरा स्तंभ है। कौन सा है? मथुरा स्तंभ। अरे लिखो एरण स्तंभ लेख, एरण। ये तुम क्या नाम गौरव, ये नोट्स नहीं बना रहे हो क्या? हैं? ये ऐसे रफ पढ़ा जाता है? हाँ तो फिर हिस्ट्री विस्ट्री अगर जरूरत पड़ गई भविष्य में तो इनको ढूंढ भी ना मिला करेगा। तुम्हें पेजों में कहाँ चला गया? नोट्स बनाया करो हमेशा ना, नोट्स हमेशा काम आते हैं, ऐसा नहीं है? सही है, कम से उस बहाने से पढ़ोगे तो। जब आपको नोट्स ही नहीं होंगे तो आप फिर ढूंढोगे, बोले अभिलेख कहाँ लिखाए थे, है ना, मौर्य काल कहाँ चला गया। सही है, तो फ़ायदा क्या उसमें? तो आप थोड़ा बनाते चलिए उसको। और ये एक साथ मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, एक किताब पकड़ के आप लिख डालोगे। जो बहुत सारी किताबों की होता है, सब सर्च करा हुआ है। नोट्स और नोट्स मतलब यही होता है। कहते हैं ना, जब आधा ज्ञान जो प्राप्त होता है वो बहुत खतरनाक होता है, ना उधर का छोड़ता है। हाँ, और जब आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाती है ना, तब भी खतरनाक होता है, क्योंकि फिर आप में अहंकार जन्म लेता है। कौन लेता है? अहंकार। फिर आप किसी को समझते नहीं हो, बोला अरे कुछ नहीं हम तो कर ही लेंगे, ये बात होती ना। और जिसे अहंकार आने लगेगा ना, तो समझो वो पतन की ओर बढ़ गया। जितना जितना आपके अंदर पावर आने लगे, शक्ति आने लगे, आपके पास पैसा आने लगे, है ना, आपके पास ज्ञान आने लगे, तो आप उतने क्या हो जाओ? नम्र हो जाओ। उतनी ही नम्रता हासिल कर लो, और नम्रता कर लोगे तो आप लंबे जाने वाले हो। समझा? मतलब लंबे टाइम तक चलोगे। और अगर आपके अंदर घमंड आया तो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद पतन होना निश्चित होता है। जितने भी ताकतवर आज तक लोग हुए हैं, आप देखो उनका क्या पतन नहीं हुआ? बोलो आप बताइए, इतिहास उठा के देख लो, चाहे आज देख लो, ठीक है, उनका पतन होना निश्चित है। एक बलवान व्यक्ति का पतन होना निश्चित है, पावर हमेशा नहीं रहती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए, तो एरण स्तंभ लेख जो है वो कहाँ है, मतलब कहाँ है, पर लोकेशन इनकी ध्यान रखना है आपको। तो बताइए कहाँ है? ये एमपी में पड़ता है। एरण पड़ता है वो कहाँ? एमपी में। कहाँ पड़ेगा? एरण अभिलेख कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। ये भानुगुप्त ने लिखवाया था, भानुगुप्त ने। किसने लिखवाया था? भानुगुप्त ने। इंपॉर्टेंट रहता है इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिला है। पूछेगा सती प्रथा का, मगर डायरेक्ट पूछ ले, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भाई साहब नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। पूछेगा सती प्रथा स्तंभ लेख, मतलब कौन से स्तंभ लेख में लिखा गया है सती प्रथा के बारे में, तो आप किससे बता दोगे? एरण अभिलेख जो कहाँ है आपका? एमपी में है। बौद्ध स्तंभ लेख लिखिए अगला। बौद्ध स्तंभ लेख, बौद्ध स्तंभ लेख बताओ कहाँ मिलेगा ये बौद्ध स्तंभ लेख? जल्दी बताओ। बौद्ध स्तंभ देखो एमपी में, ये भी एमपी में। कुछ अभिलेख लिखे कहीं और गए तो कोई उठा के कहीं और ले चला गया, अभी आगे बताएंगे जाके। सही है, देखा होगा आपने ना, कोई का कहीं उठा के पहुँच गया लेके। तो एमपी में ये बौद्ध है। इसमें क्या है, मतलब किसने लिखवाया था ये लोगों? वासुदेव ने लिखवाया था। वासुदेव, वासुदेव ने, वासुदेव, ठीक है। स्वांग वंश का था ये, स्वांग वंश की चर्चा है इसमें। स्वांग वंश की चर्चा है।
स्वांग वंश की क्या है, चर्चा है। ठीक है, वासुदेव ने इसे लिखवाया था और इसमें चर्चा कही किसकी, स्वांग वंश की। ठीक है, अगला लिखिए। नेक्स्ट, हेलियोकोयटस, इसे गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख बोलते हैं। गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। ठीक है, कहाँ मिला है इसका उल्लेख, तो एमपी में मिलता है। कहाँ मिलता है, एमपी में। भागभद्र लिखवाया था इसे, भागभद्र ने शासक था। किसने लिखवाया था, भागभद्र ने लिखवाया था। इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, नाम से समझ में आ रहा होगा ना, भागवत धर्म की जानकारी। भागवत धर्म की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गरुड़ ध्वज ध्यान रखना है। कहाँ पड़ेगा आपका, ये एमपी में है। कहाँ है, एमपी में। ठीक है, इसी में ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इसी में भारत में जो आए थे ना, लेखक आए थे, इतिहासकार आए थे ना, मतलब जो विदेशी आए हैं भारत में, उनका उल्लेख इसी में मिलता है, ध्यान रखना। अगर आपसे चाहे कि विदेशियों का जो क्रम था, है ना, अलग अलग आए, जैसे मैक्सनीज भी आया था, हेरोडोटस आया था, इस तरह से जो हेरोडोटस इतिहास का जनक माने जाते हैं ना, हेरोडोटस, तो ये सबका उल्लेख मिलता कौन से स्तंभ में है, तो किस में मिलेगा आपका, गरुड़ ध्वज स्तंभ में। तो लिखिए इसमें विदेशी, पॉइंट बना के लिख लो, पहला इसी के अंतर्गत आएगा ये, विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। लिखिए पहले हेरोडोटस, किस में लिखा था उसने, इसकी पुस्तक का नाम बताओ, चलो लिखो हिस्टोरिका, पुस्तक का नाम लिखो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका क्या लिखोगे, हिस्टोरिका। इसके बाद मेगास्थनीज, इनकी कौन सी थी, इंडिका, कौन सी थी, इंडिका। टॉमनी, सॉरी टॉलमी है, टॉलमी की पुस्तक का नाम बताओ, पूछा था ये वाला टॉलमी। जियोग्राफिका, जियोग्राफिका कौन सा होगा, जियोग्राफिका। रफ करते हैं इसे, जल्दी बताओ, जियोग्राफिका, ये ध्यान रखना, इनके नाम पूछेगा आपके, जियोग्राफिका। उसके बाद लिखो इसकी पुस्तक का नाम बताओ, देखो नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका। अगला आता है आपका अलबरूनी, अलबरूनी, बताओ अलबरूनी की पुस्तक का नाम देखो, किताब बुल ए हिंद, किताब बुल हिंद, इनकी पुस्तक का नाम है अलबरूनी। तहकीक हिंद भी इसी को बोलते हैं, तहकीक लिख लोगे यहाँ पे, तहकीक ए हिंद,
अगला लिखो, मार्को पोलो। अगला क्रम किसका था ये? मार्को पोलो। मार्को पोलो, मार्को पोलो। तो मार्को पोलो की देखो, ये क्या था? मार्को पोलो चीन का यात्री था। कौन था ये? चीन का यात्री। इनका क्रम है, ध्यान रखना, चीन का यात्री था। इसके बाद लिखिए कौन आया था? फाहियान। ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। अगला आधा है ये, सही है। एवोन सॉन्ग, एवोन सॉन्ग, ये हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बता दो फटाफट। अब डालो अशोक के लेख, अवलेख। अब हम लोग पढ़ेंगे अवलेख, मौर्य काल के ऊपर। मौर्य काल कह सकते हो या अशोक कह सकते हो। तो कितने अवलेख इसने लिखवाए थे? अशोक ने। अवलेख की बात करते हैं हम लोग। अशोक के अवलेख डाल लो हेडिंग। क्वेश्चन में से मिलते हैं आपको, ध्यान रखना है, ठीक है। हमने ये चीज़ आपको सारी बता देंगे। तो अशोक ने जो अवलेख लिखवाए थे वो कौन सी लिपि में लिखवाए थे? किस में लिखवाए थे? ब्राह्मी में। किस में लिखवाए थे? ब्राह्मी लिपि। लेकिन माना जाता है कि इनके जो अवलेख लिखे हुए थे ना, वो 4 लिपियों में लिखे थे। कितने लिखे थे? 4 लिपियों में। कितने लिपियों में लिखे गए थे? 4 लिपियों में। ज़्यादातर इन्होंने जो प्रयोग किया वो ब्राह्मी लिपि का किया है। किसका किया है? ब्राह्मी लिपि का। अब इनके साक्ष्य देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिले थे। अगर 4 वो मिली हैं लिपियाँ, तो इनके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अशोक की, ध्यान रखना। आप किसके अवलेख चल रहा है? ये अशोक के, सही है। चले, तो 4 लिपियाँ। पहली ब्राह्मी लिपि बताइए हमने। ब्राह्मी लिपि जो प्रयोग उन्होंने की थी, ये भारत में की थी। ध्यान रखना, कहाँ की थी? भारत में। ब्राह्मी लिपि का अगर प्रयोग पूछेगा कहाँ किया गया था, तो देखो भारत में जो भी अवलेख लिखे गए थे, भारत में जो भी अवलेख लिखे गए थे वो सब किस में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। फिर आता है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि का भी उन्होंने यूज किया था। खरोष्टी लिपि, किसका? खरोष्टी लिपि। देखो एक बात ध्यान रखना भाई, जैसे मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ करा रहे हैं, काम करा रहे हैं ना, तो हम आपकी लैंग्वेज में बोलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो हमारी लैंग्वेज है कि दूसरी तमिल वाली की है, तो क्या आप समझ लेंगे उसको? नहीं ना। तो हमें उसे तमिल की भाषा में ही समझाना पड़ता है। कोई बात कर बोलनी किसी से, हमें भाई साहब कम्युनिकेशन करना है तो उसी की लैंग्वेज में करना पड़ेगा। या तो आप इंग्लिश बोलो, क्योंकि इंग्लिश सब समझ लेते हैं थोड़ी बहुत, है ना। लेकिन हम मान लो हिंदी हम वहाँ बोल रहे हैं, वो अपना तमिल बोल रहा है, तो हम कहाँ समझ पाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, जहाँ जहाँ जिस भाषा के थे वहीं वहीं अवलेख लिखवाए थे। भाई वैसे कौन पढ़ता है इन्हें? भारत में पता था कि ब्राह्मी लिपि बहुत प्रचलित है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखवा दिए थे। खरोष्टी लिपि किसी और देश में लिखवाए थे जहाँ प्रचलित थी, चाइना में और लिखवाया, कुछ और लिखवाए, मतलब ऐसे करके इन्हें अवलेख अलग अलग लिपियों में लिखवाए, जिससे आराम से वो क्या कर सकें? पढ़ सकें, वहाँ के लोग भी क्या करें? पढ़ पाएँ। तो खरोष्टी लिपि लिखो, ये पाकिस्तान में मिले थे। इसके खरोष्टी लिपि के जो स्तंभ लेख अवलेख लिखे हुए मिले हैं, वो कहाँ मिले थे? पाकिस्तान। किस में मिलेंगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि के लिखे हुए कहाँ मिले? देखो अफगानिस्तान में, सॉरी अरमाइक थी अफगानिस्तान में। हाँ, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। कितने हो गए? 3। और चौथा थी ग्रीक लिपि।
ग्रीक लिपि, ग्रीक लिपि सही है। ग्रीक लिपि का जो उल्लेख मिलता है देखो ये पाकिस्तान की उत्तरी सीमा पे मिलता है, नहीं सॉरी अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर। अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पे मिलता है ये ग्रीक का, सही है, ध्यान रखना। तो अगर पूछे कि अभिलेख ने जो अपने स्तंभ लिखवाए थे वो कितनी लिपियों में लिखवाए थे, तो आप कितनी लिपियों में बताएंगे? 4 में। पहला कौन? ब्राह्मी भारत में, खरोष्टी पाकिस्तान, और आपका अरमाइक अफगानिस्तान, ठीक है, और ग्रीक जो लिखवाई थी वो भी कहाँ लिखवाई? अफगानिस्तान में। तो इनके साक्ष्य भी हमें क्या मिलते हैं? वहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग पूछेगा कौन सी लिपि का किया था, तो वो किसका किया था? ब्राह्मी लिपि। और हर एक स्तंभ में इसने ये लिखवा दिया था, क्या लिखवा दिया था? कि मैं मगध राजा प्रियदर्शनी, मैं मगध राजा प्रियदर्शनी। अब इस बात को लेकर आदमी कंफ्यूज हो गए, भाई आखिर ये लिखवाए किसने? प्रियदर्शनी है कौन? भाई ऐसे तो मगध के बहुत राजा हुए थे, अब किसका उपनाम हो? क्योंकि हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, सही है, बिंदुसार पढ़े, अशोक, दशरथ, उसके बाद और भी छोटे छोटे राजा हुए थे, और अंतिम राजा कौन था? वृत्रथ था, जिसे किसने मार दिया था? पुष्यमित्र ने मार दिया था, जो उसका क्या था? सेनापति था, है ना। और उसके बाद उसने क्या करी थी? बोलो, श्वंग वंश की स्थापना की थी। बताया था हमने, पढ़ा दिया। और बोला करो हमें के लिए थोड़ा पढ़ना, हमें पढ़ के थोड़ा पास करना जाके, हमारी तो लग गई, तुम अपनी देखो अब। लेकिन भाई हम ही याद करते रहेंगे, हमें तो याद हो ही जाएंगे, लेकिन अपना भी तो बोला करो। ऐसा लगता है आराम से आए, बोले अरे टाइम काट रहे हैं, कैसे भी कट जाएगी, सही है, लेकिन नहीं, हमेशा एक्टिव होकर पढ़ना चाहिए। आपको कुछ नई चीज़ें मिलती हैं तो आप समझ तो लेंगे कम से कम, और अगर याद हो तो हम बताओ, पूछे कुछ चीज़ें। अभिलेखों में से क्वेश्चन आते जरूर, ध्यान रखना, 100%। सिक्कों में से पूछे जाएंगे, अभिलेखों में से पूछे जाएंगे। बाद में नहीं कहना कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आता है कि अभिलेखों को जो पढ़ा था वो सबसे पहले किसने पढ़ा था? जो अभिलेख थे अशोक के, उसे पढ़ने का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? किसको सफलता प्राप्त हुई थी पढ़ने की? तो लिखो ना नहीं, जैसे अशोक तो लिख गए थे ना। अब जब भाई अशोक चले गए, उसके बाद स्तंभ खड़े रहे, तो अभी वर्तमान में भी तो वो पढ़ने की कला होनी चाहिए। ब्राह्मी लिपि वाले तो लोग निकल लिए, अरे ब्राह्मी लिपि वाले तो निकल गए, समझ। जैसे मान लो अभी हम लोग हिंदी में जैसे जो शहीद हो जाते हैं हमारे सैनिक, उसमें पुलिस लाइन पे या कि चौराहे पर एक स्मारक बनवा देते हैं, शहीद स्मारक, तो उसमें नाम लिखवा देते हैं। मान लो भविष्य में जाकर हमारी लिपि चेंज हो जाए, और हो भी सकती है, सब कंप्यूटर लैंग्वेज आने वाली है, तो मान लो कंप्यूटर लैंग्वेज आ जाए भविष्य में जाके, तो हिंदी कौन पढ़ेगा भाई साहब? तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो समझने की कोशिश करेगा कि इनकी लिपि क्या थी। पहले देवनागरी थी, और देवनागरी में ऐसे लिखा जाता था, तो फिर वो पढ़ के बताएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आया समझ में? तो ये वाली बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभिलेखों को पढ़ने की में सफलता किसको मिल पाई थी? अभिलेखों, लिख लो, अभिलेखों को पढ़ने में सफलता सही है, सफलता। तो लिखो किससे किससे मिली थी सबसे पहले? बताओ गौरव, सबसे पहले सफलता किससे मिली थी अशोक के शिलालेख पढ़ने में? जल्दी बताइए, किसको मिली थी सबसे पहले? देखो जेम्स प्रिंसिप, किसी बच्चे को अगर याद आ रहा हो तो जेम्स प्रिंसिप, हाँ इसी को मिली थी, इसलिए पढ़ पाए थे। अब लिखिए, ठीक है, ब्राह्मी लिपि का अच्छा ज्ञान था इसे, 1837 में। और जबकि ये लिखी कब गए थे? 261 ईसा पूर्व। हाँ, क्योंकि उसके बाद वो सभ्यता विलुप्त हो गई ना भाई। मौर्य काल का वंश के चेंज हो गया, वंश चेंज हो गया, तो उन्हें अपनी सभ्यता ले आए, अपनी लैंग्वेज ले आए, अपनी भाषा ले आए, सही है। जैसे जैसे मान लो हमारे यहाँ शासन जिसका चल रहा हो, सपा चल रहा हो तो लाल लाल घूम रहे होते हैं सब, टोपी हुई लगा के। भाजपा आ गया, गेहुआ रंग ले घूम रहे होते हैं, समझ में आया। बीजेपी आ जाएगी तो नीला रंग ले घूम रहे होंगे, है ना। हर एक छोटी बाइक होगी, उस पर स्टिकर लगा होगा सपा, समाजवादी, बीएसपी, और अभी सब क्या दिखा रहे हैं? भाजपा भाई जिसका नहीं लगे हुए बेटा, उतना उसमें लगे होते हैं। आप समझ नहीं, बात नहीं समझते हो भाई। लगे होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो आपको दिखाई देंगे वो उस सत्ता के लोग दिखाई देंगे ज़्यादातर। बाकी आपको ऐसा लगता है कोई पार्टी में नेता ही नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं होगी ना, वो बोलते ही नहीं उस समय। तो ऐसे जिसका जो राज्य होता है वो अपना कवरिंग करता है। जैसे मान लो भाई अशोक का था तो अशोक ने अपने बारे में लिखवा डाला सब, भाई दूसरा कोई राजा आया होगा उसने अपने बारे में लिखवाया होगा। कुछ तो ऐसे तो उन्होंने इतिहास बदल दिया पूरा, उन्होंने हमने अपना लिखवा दिया। आप बताइए, एक भी राजा जो आज तक हुए हैं, चाहे मुगल हुए, चाहे अशोक हुआ, चाहे कोई और राजा हुए वंश,
क्या उसमें किसी की कहीं किताबों में या किसी स्तंभ में या किसी लेख में उनकी बुराई लिखी हुई है? अब बताओ, क्या इतने महान थे वो लोग, बुराई नहीं होगी उनकी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि उनका शासन था, और उनके शासन में आप बोल के दिखाओ, कुछ बोल के दिखाओ, देखो पुलिस पर क्या हाल करती है, देखा होगा आपने ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो उस टाइम पर अभिलेख लिखवा दिए, पढ़ते भी रहे उस टाइम पे लोग, स्तंभ भाई हटा तो सकते नहीं ये लोग, स्तंभों को मुगल में उठा के ले गए दूसरी जगह। अशोक के कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो थे प्रयागराज में, ले गए उठा के दिल्ली, ठीक है। तो उनको शौक था, अच्छा लगा उन्हें तो उठा ले गए, लेकिन पढ़ नहीं पाए उसे है लिखा हुआ क्या है। जैसे बंदर को अदरक दे दो, शीशा दे दो तो उसे खेलता रहता है, ठीक है। बंदर में देखा होगा, कभी शीशा से खेलते देखा है? वो अपनी शक्ल देख के मुंह बना रहा होता है। कुत्ते को शीशा दिखा दो, उसी भौंक रहा होगा, अपने को लगता दूसरा कुत्ता आ गया कोई। सही है, ध्यान रखना। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा, 1837 में अभिलेख पढ़ने की सफलता प्राप्त कर ली थी, और उन्होंने बता दिया था कि ये किस में लिखे हुए हैं, ब्राह्मी में। अभिलेखों के नाम बता दिए थे किनका हुआ है। हाँ, लेकिन अशोक ने क्या करा, उस सब स्तंभों में क्या लिख दिया गया था कि मैं मगध नरेश प्रियदर्शनी। आगे बताऊंगा मैं आगे। अब भाई आदमी कंफ्यूज, ये आखिर प्रियदर्शनी है कौन? बाद में कर्नाटक और राजस्थान में एक ऐसा स्तंभ मिले थे दो, जिनमें लिखा था कि मैं मगध नरेश प्रियदर्शनी राजा अशोक। भाई साहब उन्होंने तुरंत दिमाग लगा लिया, बोले भाई साहब जहाँ जहाँ प्रियदर्शनी है वहाँ कौन है? ये अशोक है। यानी कि अशोक का ही नाम क्या है, प्रियदर्शनी है। और पुराणों में अशोक का नाम और पूछेगा ना आपसे, चाहे आपसे वेदों में पूछे चाहे पुराणों में पूछे, तो आप कौन बताओगे? प्रियदर्शनी बताओगे, ठीक है। और किसका? अशोक का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के हमने नाम लिखवा दिए थे, उपनाम आपको, है ना, कि कौन कौन क्या था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सही। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अभिलेख। पहले पॉइंट करते हैं। तो किसने पढ़ा था? देखिए, इसने अपने स्तंभ जो लिखे थे उनमें क्या क्या लिखा था, पहला ही लिखेंगे। जो स्तंभ इन्होंने लिखे थे उसमें क्या लिखा था, विशेषता बताते हैं इनकी पहले, विशेषताएं पहले में लिख लिए। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम, अभिलेखों में नाम क्या रखे इसने, मतलब क्या क्या लिखे थे अभिलेखों में नाम। अभिलेखों में नाम, इसमें लिखिएगा पहला नाम देव नाम, देव नाम लिखा है इसने, और देव प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी और प्रियदर्शनी, ये इसने अपने अभिलेखों में इसके नाम लिखे गए थे। अशोक नाम सिर्फ दो अभिलेखों में मिलता है, किस किस में? कर्नाटक वाले में और राजस्थान में, ठीक है। देखिए इसके बाद और लिखते हैं, ये हो गया आपका इसके नाम अभिलेखों में क्या क्या लिखे गए हैं। एक और विशेषता लिखते हैं इसकी, देखो मध्य प्रदेश के, अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के गुर्जरा, ये आपका अभिलेख का नाम है मध्य प्रदेश में जो है, गुर्जरा, तथा कर्नाटक की, तथा कर्नाटक, कर्नाटक का कौन सा अभिलेख है, लिखो मास्की नेदर, मास्की नेदर, ठीक है। इनमें क्या मिला है आपको, इसका नाम अशोक मिला है, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है आपसे। ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान नहीं। तो मध्य प्रदेश के कौन सा अभिलेख था, गुर्जरा, और कर्नाटक का मास्की नेदर। ये दोनों स्तंभ ऐसे थे जिनमें सिर्फ ये उल्लेख मिल गया किसका, राजा अशोक का, जिसमें साफ साफ लिखा गया था क्या कि मैं मगध राजा प्रियदर्शनी, मतलब मगध का प्रियदर्शनी राजा अशोक। तो जहीं उनने अशोक जोड़ा वो समझ गए कि प्रियदर्शनी कौन है, ये अशोक ही है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर उसने नाम क्या लिखवाए थे, देवपाल, देव प्रियदर्शनी या फिर प्रियदर्शनी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दो ऐसे हैं जहाँ पर क्या मिला, पूछेगा आपसे निम्न में से कौन सा अभिलेख है, अशोक का कौन सा अभिलेख, इसमें अशोक नाम स्पष्ट मिला था लिखा हुआ, तो आप किसमें बता दोगे, मध्य प्रदेश के कौन सा, गुर्जरा,
और कर्नाटक का मास्किनेदर। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। चलिए अब अगला एक अवलेख डालते हैं, इस पर पहले लिखते हैं, लिखो। अब अवलेख डालो, इसके अशोक के कौन कौन से थे। अवलेखों की संख्या पता कितनी है? अवलेखों की संख्या कितनी है? लघु अवलेख कितने हैं? हाँ चलिए पहले एक अवलेख पढ़ लेते हैं, फिर इसकी संख्या बताते हैं। एक अवलेख आता है इसका, अभी विशेषताओं में चल रहा है, ध्यान रखना। देखो भाब्रू अवलेख, भाब्रू अवलेख, ये राजस्थान में मिला है। देखो मगध जो हमने बताया था राजस्थान वाला, वो यही वाला था, ये राजस्थान में। कहाँ है ये? राजस्थान में। और इसमें भी लिखो क्या मिला? अशोक, अशोक ने, मतलब सीधे कहा जाए कि अशोक ने अपने आप को राजा कहाँ बताया था? अशोक ने क्या करा था? मगध का राजा बताया था अपने आप को। यही मैन है, समझो। वहाँ दो जगह नाम मिला है, सही है, प्रियदर्शनी के साथ, लेकिन यहाँ पर उसने साफ साफ कहा कि मैं मगध राजा। कौन? अशोक। तो पूछेगा कि अशोक ने अपने आप को अशोक कहाँ कहा है, किस में कहा है, या सम्राट बताया है? हैं जी? भाब्रू अवलेख, ध्यान रखना, अशोक ने अपने आप को मगध राजा बताया है, किसमें? ठीक है। और उल्लेख कहाँ मिला है अशोक के नामों का? दो में, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। और अब अशोक ने खुद कहा कि मैं मगध का राजा हूँ, तो ये बात कहाँ कही गई है? राजस्थान में। अब तीनों समझ में आ गए होंगे ना? तीनों समझ में आ गए, तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। तो मगध की बात, इसी भाब्रू अवलेख में उसने ना बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए हैं। त्रिपटक, त्रिपटक पढ़ाए थे, याद करो। बौद्ध के त्रिरत्न, त्रिपटक कह सकते, त्रिरत्न कह सकते हैं। त्रिरत्न कौन कौन से थे? बौद्ध मतलब बुद्ध, बुद्ध, संघ और धम्म। इसका भी मिला है, इसमें तो कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है। अगर आपको क्या है दीक्षा लेनी है तो कहाँ चले जाओ? बौद्ध के पास चले जाओ। अब बौद्ध है नहीं तो ये खत्म होगी कहानी। कहाँ चले जाओ? संघ। और अगर संघ में चले जाते हो तो आपको क्या बनना पड़ेगा? भिक्षुण बनना पड़ेगा। सर घुटा लोगे, है ना, कपड़े बांध के घूमोगे, यानी कि आप संघ से फिर वापस नहीं आ सकते, जैसे आश्रम में जाते हो वैसे करके। लेकिन धम्मम बोले, एक और रास्ता दीजिए, धम्मम। धम्मम का मतलब अगर आप बौद्ध धर्म अपना चाहते हो तो घर पे भी अपना सकते हो, लेकिन उनकी किताबें जो आती हैं उनसे क्या कर सकते हो? उनका अध्ययन कर सकते हो और पूजा पाठ कर सकते हो। तो इन तीनों का भी उल्लेख मिला है आपको। किस उल्लेख में मिलेगा? भाब्रू उल्लेख में। भाब्रू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राजस्थान में मिलता है ये। और इसमें इसने राजा खुद कहा था कि मैं मगध का राजा हूँ। कौन? अशोक, है ना। और अशोक के नाम का जो अशोक को प्रियदर्शनी के रूप में प्रस्तुत कराया गया था, वो दो कौन थे आपके? तो आप बताओ कहाँ के थे आपके? कर्नाटक का और मध्य प्रदेश का। उसमें उसने अशोक के नामों का उल्लेख कराया, बट उसमें ये नहीं कहा गया था कि मैं मगध का राजा हूँ। लेकिन राजस्थान का एक स्तंभ ऐसा मिल गया जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि मैं मगध राजा अशोक। अवलेख में कौन? प्रियदर्शनी मैं हूँ, मतलब लिखवाया था सर पूरा ऐसा करके। तो वहीं से आपको मालूम पड़ेगा कि अशोक का नाम क्या है? प्रियदर्शनी है। क्या नाम है? प्रियदर्शनी। तो जहाँ जहाँ प्रियदर्शनी था वहाँ वहाँ के सब काउंट कर दिए गए। कौन? कि किसने लिखवाए थे ये अवलेख? किससे प्रेरित होकर लिखवाए थे इसने? अशोक ने। तो आपको डेरियस कहाँ का राजा था? ईरान का राजा था। कहाँ का था? ईरान का। ठीक है। कौन था? डेरियस। उसी से प्रभावित होकर अशोक ने क्या लिखवाए थे? स्तंभ लेख लिखवाए थे। सही है। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उसने किससे? निग्रोध। प्रभावित किससे हुआ था? निग्रोध। और निग्रोध ने किससे मिलवा दिया था? बताइए जल्दी। उपगुप्त से। तो अगर अशोक का बौद्ध जो गुरु माना जाएगा वो कौन माना जाएगा? उपगुप्त माना जाएगा। आया समझ लीजिए। तो अवलेख समझ में आ गए होंगे ना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो अशोक के लघु अवलेख। अशोक के लघु अवलेख कौन से हैं? अशोक के लघु अवलेख। लघु अवलेख जिनकी संख्या 7 है। ये 7 पढ़ने हैं आपको। संख्या कितनी है? 7 है। लघु अवलेख की अगर संख्या पूछेगा तो कितनी? 7। पहला लिखो, कुछ आपको याद हो जाएंगे, रिपीट हो गए। रुद्र देने रुमन देही,
देई, रोमन देई अवलेख, ये अफ़गानिस्तान में है। कहाँ है ये? अफ़गानिस्तान में। गांधार अफ़गानिस्तान में कहाँ है? गांधार, गंधार। ये सबसे छोटा अवलेख है। अशोक का सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आप यही बताओगे, सबसे छोटा अवलेख कौन सी लिपि में लिखा गया? देखो, अरमाइक लिपि में। लिपि अगर पूछेगा कौन सी लिपि में लिखा गया है, अरमाइक लिपि में। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा अवलेख है, एकमात्र ऐसा अवलेख है जिसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों का उल्लेख मिलता है। आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक दोनों का उल्लेख मिलता है। तो पूछेगा कि अशोक का कौन सा ऐसा अवलेख है जिसमें आर्थिक और राजनीतिक और प्रशासनिक, राजनीतिक मतलब प्रशासनिक, ठीक है, ध्यान रखना, और अवलेख में लिख लेना चाह, प्रशासनिक, प्रशासनिक का उल्लेख मिलता है। ये सबसे छोटा है, इसमें आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक का भी उल्लेख मिलता है। बोलो, तो रोमन देही समझ में आ गया, पहला अवलेख रोमन देही आपका है, सबसे छोटा है ये। और ये किस में लिखवाया गया? अरमाइक में, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में कहाँ है ये? गंधार में है। और इसमें ये विशेषता रहती है कि इसमें दो चीज़ों का उल्लेख मिला है, एक आर्थिक का और एक किसका मिला है? प्रशासनिक का, या राजनीतिक कह सकते हो। तो ध्यान रखना, अशोक का सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आप आराम से बता सकते हो। लोकेशन इनकी कहाँ रहेगी? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में कहाँ रहेगी? दूसरा लिखो, कौशाम्बी अवलेख। अवलेख, हाँ लिखो, यूपी में। कहाँ है ये? यूपी में, कौशाम्बी में। यूपी के कहाँ है? कौशाम्बी में। क्या हुआ? कौन? कौशाम्बी यूपी में है। हाँ लो, ये पढ़ेंगे नहीं ना, ये पढ़ते इतने मूर्ख हैं ये, 10-10 ये 30 साल के हो चुके हैं, है ना, और इन्हें ये नहीं पता कि कहाँ क्या है। हम तो बेटा बुढ़ापा आ गया हम पे, तो हमारी तो बात ही मत करो, सही है। तो ये कम से कम इतनी चीज़ यूपी में, तुम्हें यूपी नहीं पता है? अच्छा हाँ, ये कन्फ्यूज हो सकते हो आप, ये बात तो कह सकते हो। हाँ, दिल्ली वाला कौशाम्बी है। हाँ नहीं बिल्कुल, ये यूपी वाला है, सही है, बट हमने यहाँ लिख दिया था ना यूपी। तो ये अवलेख कहाँ? यूपी। इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कि कौन से अशोक के कौन से अवलेख में उसकी पत्नी का दिया हुआ दान का उल्लेख है, कि उसकी पत्नी ने दान दिया था, सही है। तो उसमें अशोक ने वो भी लिखवा डाला। और दान कौन देगा? जो प्रिय होगा। और प्रिय कौन थी? कारुबाकी। तो भाई मैंने कहा था आपसे, कारुबाकी का उल्लेख ज़्यादा अवलेखों में मिला है। तो इसका मतलब उसने या तो पीट के लिखवाया इनसे, बोले लिख, सही है, हमारे बारे में, और या फिर वो इतना प्रेम करते थे। भाई पत्नियां दो ही काम कर सकती हैं, या तो डर की वजह से आप काम कर रहे होते हो, या प्रेम की वजह से कर रहे होते हो। तो आजकल तो प्रेम की वजह से कम करते हैं, डर की वजह से ज़्यादा करते हैं, सही है। हाँ, तो ये कौशाम्बी में ध्यान रखना, इसमें लिखो अशोक की पत्नी कारुबाकी, कारुबाकी के दान का उल्लेख है। कारुबाकी के दान का उल्लेख है। इसे रानी का अवलेख कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रानी का अवलेख। आपसे पूछेगा कि रानी का अवलेख किसको बोला जाता है, तो आप कहोगे कौशाम्बी अवलेख को, रानी का अवलेख। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित किया, यहाँ से उखाड़ ले गया। अभी आपको कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित किया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेगा। पूछेगा कि अकबर ने कौन से स्तंभ को इलाहाबाद स्थानांतरित किया था, तो आप किसे बता दोगे? कौशाम्बी अवलेख। तो कौशाम्बी अवलेख अब कौशाम्बी में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा?
इलाहाबाद में होगा। कहाँ होगा? अब इलाहाबाद में। रानी का अभिलेख किसे कहा गया? कौशाम्बी को। और कारूबाकी ने जो दान दिया था, है ना, उसके बारे में उल्लेखित है कौन से में? कौशाम्बी अभिलेख में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, यहाँ तो कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, ध्यान रखना। 2 हो गए, 2 7 लिखवाने थे। सही, तीसरा लिखिए। टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख हरियाणा में है ये। कहाँ है? हरियाणा में है। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली से तुगलकाबाद में स्थापित किया। हाँ जी, हाँ हाँ, क्या लिखा था? फिरोज शाह। नहीं, फिरोज शाह ये शासक है, ये शासक था। फिरोज शाह ने, लिखो, फिरोज शाह ने इसे कहाँ? ये तुगलक वंश का था फिरोज शाह, इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करवाया। दिल्ली के सही ना, तुगलक। कराया, सही है। दिल्ली में तुगलकाबाद में स्थापित कराया था ये। कहाँ से? हरियाणा से ले आया था ये उठा के। फिरोज शाह है, कोट वो है, स्टेडियम का नाम भी है। हाँ, वो अलग चीज़ है, ये अलग है। ये शासक की बात हम लोग कर रहे हैं। जो फिरोज शाह ना, ये तुगलक वंश का था। कौन सा था? तुगलक वंश का। और उसने हरियाणा का जो अभिलेख था टोपरा, वो उखाड़ कर ले आया वहाँ से और लाकर कहाँ स्थापित करा? दिल्ली के तुगलकाबाद में। कहाँ पर? तुगलकाबाद में। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर देखो, मेरठ अभिलेख। तो ये पूछा गया है फिरोज शाह वाला कि फिरोज शाह कौन से अभिलेख को उखाड़ के लाया था, तो कौन सा बता दोगे आप? टोपरा, मेरठ, मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख। चले, मेरठ अभिलेख कहाँ है? तो यूपी में है। किसमें है? यूपी में है। इसे भी उसने वहीं स्थापित करा दिया, दोनों उखाड़ लाया था ये। मेरठ से भी उखाड़ लिया इसने। किसने? हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने। हाँ, जो अच्छे लगे उखाड़ा फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के कहाँ स्थापित कर दिया इसको भी? तुगलकाबाद में। ध्यान रखना, लिख लो। फिरोज शाह ने इसे उखाड़ कर लाकर कहाँ स्थापित कर दिया? तो दोनों स्तंभ इसने उखाड़ दिए थे। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया। दोनों रखना। तो आप 2 आ गए आपके पास, एक टोपरा और एक मेरठ। ये दोनों किसने कराए थे? फिरोज शाह ने। ठीक है, ध्यान रखो, तुगलक वंश का था वो। रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख। इसमें देखिए, ये बिहार के चंपारण में है। ये बिहार के चंपारण में। चंपारण का तो नाम सुनने में आता ही होगा, चंपारण। अरे ये कांड हुआ था इसमें चंपारण में। चंपारण आंदोलन, लिख लिया। तो ये कहाँ स्थित है? रामपुरवा। तो आप बताओगे बिहार के चंपारण में स्थित है। अगर देखो, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। ये बिहार का ही नाम है, अलग है ना। गाना तो नहीं गा रहे हो? है, आजकल गाना बड़ा क्रेज चल रहा है। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ स्थित है? तो देखो, ये भी बिहार के चंपारण में है। बिहार के चंपारण में है। बिहार के चंपारण में है। ठीक है, एक और आता है लौरिया अरेराज।
अगला अभिलेख है, बड़े खुश हो रहे, लौरिया गए हैं। ये बिहार में बोलते हैं लड़की को लौरिया, है ना, बहन को भवनी, बबनी, बबनी बोलते हैं। ये बिहार की लैंग्वेज है, बबनी बोलते भाई साहब, बबनी, हाँ बहन को बोलते हैं। ये लिख दिया ना लौरिया, जो लिखे हुए वही तो हैं। यहाँ नंदनगढ़ हो गया, बस यहाँ पर क्या हो गया, अरेराज हो गया। हाँ ये भी बिहार के चंपारण में ही है। कितने हो गए, 7 हो गए। डालो अशोक के 14 अभिलेख, ये लघु अभिलेख थे 7। आप 14 अभिलेख आएंगे। अब वही मैं ना, बस खत्म हो जाएंगे फिर। ये भी चंपारण में है, बिहार चंपारण में। देखो अशोक के 14 अभिलेख, ये आपके 14 आएंगे। अशोक के 14 अभिलेख। पहला लिखो, प्रथम शिलालेख, जिसने पहला लिखवाया था, प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख, ठीक है। इसमें क्या लिखा था, इसने क्या लिखवाया था, तो लिखो अहिंसा, अहिंसा पर बल, हाँ, पशु बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक। तो अगर आपसे पूछे कि पशु बलि पर रोक और अहिंसा पर बल कौन से शिलालेख में दिया गया, तो आपको प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख में दिया गया। ध्यान रखना। क्या हुआ, अभिलेख के अंदर ही बताएंगे भाई, बड़े बड़े छोटे छोटे सब आ जाएंगे, जो जो जिस रूप में। हाँ जी, हाँ जी, 14 है वहाँ। द्वितीय लिखो, द्वितीय शिलालेख, द्वितीय शिलालेख में बताओ। देखो पशु चिकित्सा की चर्चा, तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा पशु चिकित्सा की चर्चा, पशु चिकित्सा की चर्चा कौन से स्तंभ में देखने को मिलती है, तो आप कहोगे द्वितीय में, ठीक है। दक्षिण भारत का जो एरिया था उसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। देखो दक्षिण भारत का, उसका उल्लेख मिलता है। जैसे वहाँ के जो शासक हुए थे उनको लिख लो, चेर, जो शासक थे ना साउथ में, चेर, पांड, ये सब उल्लेख मिलेगा उसमें कि ये लोग उस टाइम पे राज किए थे। श्रीलंका और केरल, केरल पुत्र बोलते हैं, वहाँ पे ये शासक थे सब। श्रीलंका के शासक का भी उल्लेख मिलेगा भाई, ये तो साउथ में जाएगा ना सब, श्रीलंका विलंका, और केरल पुत्र ये भी एक शासक था। इन सब का उल्लेख मिलेगा हमें किस में, द्वितीय शिलालेख में, ठीक है। चोल लिख लिया, चोल वंश की चर्चा मिली इसी में, हाँ चोल वंश की, चोल वंश की चर्चा मिली इसी में। किसकी मिली है, चोल वंश की। इसके वाले के सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है इसमें। सती प्रथा कह सकते हो या सती पुत्र, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना द्वितीय में। तीसरा डालो, तृतीय अभिलेख। ये थोड़ा सा आपको रिवीजन करने पड़ते हैं तभी आते हैं। अहिंसा वहिंसा वाले कई बार पूछे गए हैं। पशु चिकित्सा पे बल देता था, नहीं देता था, बताइए देता था। यानी कि वो इंसान को और पशुओं को समान समझता था। भाई भले भाई हमें इलाज चाहिए तो इनको भी इलाज चाहिए होगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। कलिंग के बाल लिखवाए थे, हाँ, जब बौद्ध धर्म अपना लिया तब, तो उसका कुछ काम ही नहीं बचा। जैसे मान लो आप लोग अभी कुछ नहीं कर रहे होगे, पढ़ते हो, इधर उधर मौज मस्ती करते हो, इधर उधर हार्मोन्स बढ़ाते हो, एंजाइम जागृत कराते हो और हरियाली का दर्शन करते हो। सही है, यही तो चल रहा है अभी। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर आपको वही हरियाली सूखी लगेगी और फिर आप मंदिर में जाके बैठ जाते हो, सारी पूजा उसी टाइम करते हो बुढ़ापे पे। तो ऐसे अशोक ने किया था, जब भाई बौद्ध धर्म अपना लिया उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, बोलो कुछ नहीं करना, मना वो लड़ने चले, कलिंग युद्ध बताइए, ये ध्यान रखना है। हाँ तो यही चीज़ है। आगे लिखिए अगला, तृतीय शिलालेख लिखिए। तृतीय शिलालेख में क्या है, हाँ जी, बाप तुम लोग बात ही करते हो, सही लिखो, लिखो शिलालेख। तुम तो बेटा बोलो ही मत। तृतीय शिलालेख देखो, इसमें देखो अशोक का उत्तराधिकारी का उल्लेख मिला है। अशोक के उत्तराधिकारी का,
अशोक के उत्तराधिकारी का उल्लेख मिला है। धम्म विचार का उल्लेख मिला है। धम्म विचार का उल्लेख मिला है। धम्म जानते हो, गृहस्थी में रहकर भी आप बौद्ध धर्म अपना सकते हो। ये तो सब लिखे हुए हैं इसके आसपास ये सर। अभी हमने लिखवाए थे ना, इनकी लोकेशन में रहती है आसपास बस। हाँ, ये तो शिलालेख हैं, वहीं स्थापित है मगध के आसपास अपने वाले क्षेत्रों में सब, ठीक है। अगर लिखे चतुर्थ शिलालेख, जो अभिलेख थे वो हमने लिखवा दिए, लोकेशन कहाँ उनकी, वो स्तंभ थे ना, स्तंभ को आप उठा सकते हैं, शिलालेख को नहीं उठा सकते जल्दी आप, ठीक है। चतुर्थ शिलालेख, चतुर्थ। चौथा तो लिखो, इसमें धम्म घोष की नीति की चर्चा मिली है। बेटा बात नहीं करें आपस में। धम्म घोष की नीति की चर्चा, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है ना, ये चीज़ तो आपको नोट करनी है ना। तो फटाफट लिखिए, धम्म घोष की नीति की चर्चा कहाँ मिली है, तो आप कहाँ बताएंगे, चतुर्थ अभिलेख में। तो पाँचवा लिखो, पाँचवा अभिलेख। हाँ नहीं, वो दोनों मिक्स चल रहे हैं इसमें। पाँचवा अभिलेख या शिलालेख लिख लो, शिलालेख लिख लो। इसमें लिखिए, धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा मिली है, बताया था हमने कल। धम्म महामात्र के अधिकारी की चर्चा मिली, धम्म महामात्र अधिकारी की चर्चा मिली। देखो, धार्मिक जीवन की देखरेख की चर्चा मिली है। धार्मिक जीवन, हाँ इसी में धार्मिक जीवन की देखरेख की चर्चा मिली है। धार्मिक जीवन के देखरेख की चर्चा मिली है। अगर छठा, आज टॉपिक ख़त्म करो इसे, लंबा हो गया फिर। छठा, जल्दी बताओ फटाफट। छठे में लिखिए, इसमें अशोक ने कहा, अशोक ने, इसमें इसने क्या रखा था समझ लो पहले। देखो, अशोक ने क्या कर रखा था कि अगर लोक कल्याण के लिए कोई व्यक्ति हमसे एनी टाइम मिलना चाहे तो वो मिल सकता है, ध्यान रखना। तो लोक कल्याण के लिए कोई भी राजा से मिल सकता था। लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए राजा से मिल सकता था। राजा मतलब अशोक से। ये खुद किसने कहा था, अशोक ने कहा था। कौन से शिलालेख में, तो छठवें शिलालेख में। सातवां लिखो, सातवां शिलालेख। सातवें में क्या लिखा है, सातवां जो है ना, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तो ये लिखो, सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख, ठीक है। इस सातवें में अशोक ने क्या कहा था कि सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। अशोक ने क्या कहा था इसमें कि सभी धर्मों की क्या करनी चाहिए भाई, चाहे आप अपना धर्म मानो लेकिन सभी धर्मों को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सभी धर्मों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये सातवें में लिखा। आठवां, आठवां, आठवां में लिखिए, आठवां शिलालेख अभिलेख। देखो, अशोक के धम्म यात्रा चर्चा है इसमें। उसने धम्म यात्राएं की थी, उसकी चर्चा है। अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा, अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है। राज्याभिषेक का भी उल्लेख मिला है कि 8 वर्षों में इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। 8 वर्षों के बाद ना, हाँ युद्ध हुआ था। हाँ देखो, 8वें वर्ष में युद्ध हुआ था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये भी चर्चा है इसी में।
ठीक है, ये सब आपको मिलेगा कौन से में, 8वें में। नमा लिखो, नमा। नवे में क्या लिखा है उन्होंने, लिखो। अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों का प्रतिबंध लगा दिया था। छोटे मोटे त्योहारों पर रोक, जिसमें जीव हत्या हो रही थी, ठीक है, जिनमें त्योहारों में जीव हत्या हुआ करती थी, उन पर क्या लगा दिया अशोक ने, रोक लगा दी। बोले आप ये त्यौहार नहीं मना सकते। 10वां, 10वां करा देते हैं, सही है। 10वां सोच के बड़ा नाम आ गया। 10वां, इसमें लिखो धम्म के बारे में चर्चा है। धम्म के बारे में, धम्म के बारे में चर्चा है। 11वां, हाँ जी बेटा, धम्म के बारे में चर्चा है, ठीक है। 11वें में अशोक ने कहा था, 11वें में क्या कहा था अशोक ने, कि हमारे अधिकारी जो है ना वो ब्राह्मणों को ना सताएं। जो अशोक के अधिकारी थे वो किसको ना सताएं, ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को सताने को मना कर दिया था, जबकि खुद बौद्ध था ये, सही है, लेकिन उसने कहा कि ब्राह्मणों को आप कोई भी सताएंगे नहीं। अगर कोई ब्राह्मणों को कोई दिक्कत है, कोई बात है, तो वो हमारे पास भेज सकते हो, ठीक है, ना रखना। तो ये कहाँ उल्लेख मिला है, 11वें में मिला है। उसने साफ साफ लिखा है कि कोई भी हमारा जो अधिकारी है वो ब्राह्मणों को नहीं सताएगा। अगला 12वां, 12वां होगा ये, 12वां लिखो। 12वां अभिलेख, अभी ये कर रहे हो, जब आएगा सवाल ना तो ये कहते हो एक सर क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, वरना हम आज ना ऐसा ही बने बैठे होते। कहीं अभी पता लगेगा, अभी पूछेंगे बेटा, एक से ही मरता है आदमी, 6-7 से नहीं मरता है। कट ऑफ अगर आपकी लगती तो भाई साहब 1-1 पॉइंट से ही आदमी लुढ़कता है। 10-12 से फेल जाओगे तो आपको अफसोस नहीं रहेगा, आपको क्या लगेगा कि हमने तैयारी नहीं करी, शायद कोई फर्क नहीं है। बट जब 1 नंबर से आदमी लुढ़कता है तो बड़ा दर्द होता है उसे, बोले भाई साहब लास्ट टाइम पे हम बोल्ड हो गए, ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ भाई, तो 12वें अभिलेख में लिखो स्त्रियों की स्थिति के सुधार के बारे में लिखा है। स्त्रियों की स्थितियों के सुधार के बारे में, यानी कि उनकी स्थितियों में, स्त्रियों की स्थिति में क्या हुआ था अशोक के टाइम पे, सुधार हुआ था, ठीक है। स्त्री सुधार के लिए इसने एक विभाग भी बनवाया था। क्या बनवाया था, विभाग अलग से, स्त्रियों की समस्या सुनी जाती थी। बोले अगर कोई पति है वो अगर डिस्टर्ब कर रहा है उसको, सही है, तो डंडे मोटे मोटे दे दिए थे अधिकारियों को, बोले जाकर मार पीठ पर लाल कर दो उसको, एक भी हड्डी में छोड़ना, सही है, लिख लिया। तो विभाग की स्थापना की थी। उस विभाग का जो अधिकारी था वो लिख लो, स्त्री महामात्र नाम रखा गया उसका। जो इसका अधिकारी हुआ करता था उसका नाम क्या था, अधिकारी स्त्री महामात्र। महामात्र लेडीज ही होगी कोई ना कहीं, और कहा आदमी दे देंगे, आदमी कभी नहीं मानने जाएगा, सही है, हाँ ना आता है, स्त्री महामात्र। अगर लिखो 13वां, 13वां क्या हुआ, अधिकारी बनाया गया था, तभी तो उसमें अलग मिलता है। अगला लिखो 13वां, अरे विद्वानों लिख लो 13वां अभिलेख, 13वां करवा दे, ले लिखो। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा मिली है इसी अभिलेख में। अशोक के किस अभिलेख में चर्चा मिलती है, तो 13 में मिलती है, कलिंग युद्ध की चर्चा। कलिंग युद्ध की चर्चा मिली है। और अंतिम है 14वां अभिलेख। चौदहवां अभिलेख, 14वां अभिलेख, ठीक है। देखो इसमें अशोक ने क्या लिखा था, देखो अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे हुए शिलालेख, ऊपर लिखे गए शिलालेख, लिखे गए शिलालेखों में बहुत से काम नहीं लिखे हैं। हाँ, बहुत से काम नहीं लिखे हैं जो हमने कराए थे।
पूरा आसन छोड़ गया जो हमने कराए थे। सही। तो ध्यान रखना, ये किस में कहा गया था कि अशोक ने क्या कहा था कि जो ऊपर शिलालेख हमने लिखे हैं उसमें जो वर्णन किया है, उसके अलावा भी हमने बहुत सारे काम कराए हैं जिनका उल्लेख हमने इन शिलालेखों में नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये आपको जो मौर्य काल है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, हम लोग